नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। बड़ी बहस में आज बात महाराष्ट्र की सियासत पर आए सुप्रीम फैसले की। महाराष्ट्र में 10 महीने पुरानी शिंदे सरकार पर से आज खतरा टल गया। 2 तरह के मुकदमे थे। पहला ये कि असली शिवसेना का दर्जा और तीर कमान का सिंबल उद्धव को लौटाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो चुनाव आयोग का काम है। दूसरा मुकदमा था कि शिंदे को हटाकर फिर से उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे खुद ही फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे चुके थे, इसलिए ये भी संभव नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे और बीजेपी के साथ उनकी गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने शिंदे के सीएम बनने के तौर तरीकों की जमकर खबर ली। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का फैसला लेने पर तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर सवाल उठाए। कहा कि गवर्नर से राजनीति की उम्मीद नहीं थी। कोर्ट ने शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले को लेकर स्पीकर पर सवाल उठाए। कोर्ट ने नया चीफ व्हिप बनाने को भी गलत बताया, यानी उस पूरी प्रोसेस को सवालों में खड़ा कर दिया जो शिंदे की बगावत से शुरू होकर उनके सीएम की शपथ लेने के वक्त तक चली थी। और इसके बाद मामले को 5 जजों वाली बड़ी संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया। तो फिर आप पूछेंगे कि इस फैसले से दोनों पक्षों को मिला क्या? तो इसका जवाब है कि शिंदे और बीजेपी को यह मिला कि उनकी सरकार चलती रहेगी और उद्धव ठाकरे को राजनीति में कमबैक करने के लिए नैतिकता के कुछ तीर मिल गए। फैसला आते ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह उन्होंने नैतिकता के आधार पर फ्लोर टेस्ट से पहले कुर्सी छोड़ दी थी, वैसे ही अब शिंदे को छोड़ देना चाहिए। वहीं शिंदे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा कि कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ना और फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना लेना क्या वो नैतिक था? और नैतिकता वो पतंग है जिसे हर सियासी पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से उड़ाती है। बहस पर आएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं सभी पक्षों को एक बार सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था? कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए। किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है। सत्य की विजय हुई है। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। कर्नाटक भी, महाराष्ट्र भी और मध्य प्रदेश भी गिराई सरकार। हमारी सरकार बच गई यहाँ पर, वरना हमारे यहाँ भी वही होता जो उन्होंने वहाँ पे किया। देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। उनके साथ जो अन्याय हुआ था, पार्टी के नाम को कैसे बदल सकता है? ऐसी ताकत से बचो आप लोग। ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे देश में, वोटों का राज खत्म हो जाएगा और एक पार्टी शासन होगा जो चाइना में और रशिया में है।
तो सरकार बच गई, नैतिकता फंस गई। अब सवाल ये उठता है, नैतिकता की पतंग कौन बेहतर तरीके से ऊपर उड़ाएगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और इसी साल अंत में उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ हैं। खुद महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, जानते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, शरद पवार साहब की पार्टी के। परमेश्वर कदम साहब, नेता शिवसेना। और मैं ये भी लिख रहा हूं शिंदे गुट, क्योंकि किशोर तिवारी जी को नेता शिवसेना लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि अब उनकी पार्टी के पास यह नाम नहीं है। तो आप ये लिखिए कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से आदरणीय किशोर तिवारी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और डीके दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राइट विंग की आइडियोलॉजी रखते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले किशोर तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज आपको क्या मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबको कुछ कर दिया। नहीं, अभी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सबको कहा कुछ किया। बीजेपी जबरदस्ती खुश हो रही है। एक बात बताऊं मैं तुमको कि गवर्नर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, यह बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। बाद में जो स्पीकर इनका अपॉइंट किया था उसने हमारा वीपी हटा दिया। अब एब इनिशियो जो इलीगल है वो सारा ही इलीगल है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट को तो फिर शिंदे जी लीगली बने थे, तो शिंदे जी को हटा देना था, एक नाथ शिंदे जी को। किशोर तिवारी जी, एक बात मैं बता रहा हूँ, जो शरद पवार जी ने किताब में लिखा था ना कि उन्होंने सीएम पद का इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, तो आज तो चंद्रचूड़ जी ने अपने जजमेंट में बोल दिया कि उद्धव ठाकरे मतलब आप क्या ये कह रहे हैं, सब पैनल को दिखाओ प्लीज, आप ये कह रहे हैं किशोर तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी ने, मैं ये कह नहीं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने, पर क्या चंद्रचूड़ जी ने शरद पवार जी की किताब पढ़ के फैसला लिख दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरी बात तो पूरी बात करने दो। नहीं तो पूरी बात तो आप तो बोल रहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि उन्होंने राजीनामा नहीं दिया होता तो हम उनको रिस्टोर कर देते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये अभी जो सरकार है वो बदलनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। और इसके बावजूद भी प्रेम शुक्ला जी, आप तो नैतिकता के जनक हो ना। आप राजनीति में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए और पार्टी विद डिफरेंस बोल के जनसंघ आया था। लेकिन ये पार्टी ने क्या किया? मेरी पार्टी के 80% विधायक ही ले लिए, और लेने के लिए भी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया, और संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया, ये आरोप हम बार बार करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सर्टिफाई कर दिया। मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह ऐतिहासिक निर्णय है और उद्धव जी को बहुत ऊपर ले जाएगा। उद्धव जी ने उनके लोग छोड़ के चले गए, उनके जिन लोगों को हमने ही बड़ा किया उन्होंने ही छोड़ के चले गए, हमने तो पद छोड़ दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी नियुक्ति इलीगल है, बेसलेस इस पे बनाई गई है, आप भी छोड़ दो। पर ये नहीं छोड़ेंगे, ये आखिरी तक जमे रहेंगे, इनको जनता ही जगह बताई। मैं अभी बता रहा हूँ, उद्धव जी ने अपनी लकीर खींची है, और बाला साहेब ठाकरे के पुत्र से जो बीजेपी ने व्यवहार किया, जो बीजेपी को महाराष्ट्र में 5 और 6 सीटें मिलती थी दीपक चौरसिया जी, ये हमारी शिवसेना की कुबड़ी लेके महाराष्ट्र में सत्ता में आए और आज हमारे ही लोग लेके चले गए। मुझे बताइए कि एक नाथ शिंदे 2.5 साल पहले जब हमने महाविकास आघाड़ी बनाई तो पहले दिन शपथ लेने के लिए आ गए, और मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव जी आग्रही थे, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने बोला कि उद्धव जी आप ही बनो, तो इसलिए वो नहीं बने। लेकिन बीजेपी के तरफ ये गए तो बोलते हैं कि तुमने क्या हिंदुत्व छोड़ दिया। अब मुझे बताइए चौरसिया जी, ये कौन सा हिंदुत्व है? कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने के बाद हिंदुत्व चला जाता है। बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे, बाला साहब ठाकरे ये 1977 के अंदर इमरजेंसी के अंदर पहली बार शिवसेना के 2 MLC बने थे तो कांग्रेस के इससे बने थे।
इमरजेंसी को, इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट बाला साहेब ठाकरे ने किया था। परमेश्वर कदम जी जवाब, उन्होंने नैतिकता की पतंग उड़ा दी और कहा कि आपकी पतंग को काटना है, इसलिए एकनाथ शिंदे जी इस्तीफा दें। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, तिवारी जी जो बोल रहे हैं नैतिकता की बात, तो सबसे पहले हमारी जो शिवसेना बीजेपी की युति थी, लोगों ने हमें मैंडेट दिया था शिवसेना बीजेपी के साथ जाने के लिए, और शिवसेना नैतिकता होती तो बीजेपी के साथ ही हमारी सरकार बननी चाहिए थी। और दूसरी बात रही कि ये कह रहे कि शिवसेना की जब कांग्रेस और शिवसेना की जब सरकार बनी, तो जब हमारे घर के मुखिया उद्धव जी थे, उनके साथ जब गए कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस ने महाराष्ट्र के 105 लोगों को शहीद किया था, जिस कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मराठी लोगों के ऊपर अन्याय किया था, जिसकी वजह से शिवसेना बनी थी, महाराष्ट्र के साथ में अन्याय हुआ था कि बेलगांव, कारवार, निपाणी जैसा मराठा बहुल भाग है, जो मराठी बहुल भाग है, उसको कांग्रेस ने महाराष्ट्र से तोड़ा था, उसके खिलाफ शिवसेना बनाई गई थी। जिस कांग्रेस ने बनाई थी, उसी कांग्रेस के कंधे पे ये लोग जाके बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि नैतिकता की बात कर रहे हैं। ये जो नैतिकता की बात करें, शिवसेना की स्थापना क्यों हो गई थी, उस कांग्रेस के खिलाफ हुई थी, जो कांग्रेस ने 105 शहीद मुंबई के लिए किए थे, मराठी लोगों को मारा था, उस कांग्रेस के साथ में शिवसेना कैसे जा सकती है? जब हमारे उद्धव जी को जब बताए 80% एमएलए बता रहे थे कि भाई ये गलत है 2-2.5 साल समझाया, जब उन्होंने सुना नहीं तो मजबूरी में यह कदम उठाया गया। और ये नैतिकता की बात करते हैं कि इन्होंने इस्तीफा दिया नैतिकता की वजह से, अगर इस्तीफा नहीं देते तो भी ये फ्लोर टेस्ट में हार जाते थे, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दिया, अगर नहीं हारते तो इस्तीफा नहीं देते थे। ये नैतिकता की बात हमसे नहीं करना चाहिए। जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्तीफा नहीं देते तो उद्धव जी को आज वो मुख्यमंत्री बोल के विराजित कर देते। तो ये क्या है कि ये सरकार जो बनी है, ये सरकार खोखा सरकार है, जो ईडी सीबीआई के दहशत से बनी है, जेल जाने के डर से बनी है। परमेश्वर कदम आप गलत बोल रहे हो। ये 100 करोड़ रुपए लेके गए, कहाँ खोखा कौन लेता है? तिवारी जी आपको मालूम नहीं खोखा कौन लेता है? मैं बोलना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम। बोलिए ना परमेश्वर जी, बोलिए। किशोर जी सुन लीजिए ना उनका जवाब, फिर मैं गुरदीप जी और प्रेम शुक्ला जी के पास मैं बोलना चाहूंगा। ये जो तिवारी जी बोल रहे हैं ना, खोखा बोल रहे हैं ना, खोखा कौन लेता है? मुंबई में जो ये गुजराती को खिलाफ कर रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं ना उद्धव जी, गुजराती ठेकेदार इनको चलते जो कमीशन देते हैं। और जो उद्धव जी का बर्थडे आता है ना, तो जब शिवसेना शाखा प्रमुख से लेके विभाग प्रमुख, नगर सेवक से लेके आमदार तक, ये हर बर्थडे में इसका बर्थडे उसका बर्थडे में करोड़ों रुपए जो जमा करते, खोखा जमा करके घर पे लेके जाते हैं ना, वो खोखा जमा करने वाले उद्धव जी और वो शिवसेना में सब लोग परेशान थे, आमदार भी, नगर सेवक भी, शाखा प्रमुख भी। अच्छा, मैं दोनों से कहूंगा, एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप आगे चलता हूं, मुद्दे पर चल रहे हैं, सीधे गुरदीप सप्पल जी के पास चलता हूं। गुरदीप सप्पल जी, क्या टिप्पणी है? प्लीज व्यक्तिगत ना हो, प्लीज। गुरदीप सप्पल जी क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी पर, जो फैसला आया है उस पर? आप भी नैतिकता की पतंग अपनी तरफ से तेज उड़ाएंगे? हम भी आपके ऊपर बोलेंगे। नहीं, ऐसी बात मत करो। हाँ, मैं बोल सकता हूँ दीपक जी। कहते हैं कि धोखा लेके आपने। अच्छा किशोर जी रुक जाइए, व्यक्तिगत ना हो, आप भी ना हो, ये वो भी ना हो। परमेश्वर जी, मैं सम्मानजनक डिबेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरदीप जी, हमारे ऊपर भी आरोप मत कीजिए। दीपक जी, आज सवाल नैतिकता का नहीं है, नहीं तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। दीपक जी। अच्छा किशोर भाई प्लीज, मैं गुरदीप जी, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास। किशोर भाई मैं बोल लेता हूं। जी दीपक जी, आज सवाल नैतिकता का नहीं है, जुर्म का है। जो क्राइम हुआ है, जो गैर कानूनी काम हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बात उसकी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और शिवसेना शिंदे ग्रुप के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हम सही साबित हुए। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आज जुबानी कोड़े पे कोड़े बरसाए इन लोगों के ऊपर, लेकिन जान बख्श दी। और इसको अगर ये मानते हैं जीत, तो इससे बड़ा धोखा इस देश के साथ नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दीपक जी कि गवर्नर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने गैर कानूनी काम किया, उनको फ्लोर टेस्ट का अधिकार नहीं था, उन्होंने फ्लोर टेस्ट करवाया जो कि गैर कानूनी था। इल्लीगल शब्द इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात, उन्होंने कहा स्पीकर ने इल्लीगल काम किया और उनको जो हक नहीं था विप हटाने का, उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है शिवसेना के, उनका विप स्पीकर ने हटा दिया, ठीक है, यह इल्लीगल था। और तीसरी बात,
ये पूरी कहानी शुरू हुई थी दीपक जी जब पहले 16 लोग उन्होंने विद्रोह किया था और उनके खिलाफ वो विद्रोह दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता खारिज होनी चाहिए। ये आज का कानून है। इस कानून के तहत उद्धव ठाकरे ग्रुप डिप्टी स्पीकर के पास गए तो कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा अभी इस पे स्टे दे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला कि कोर्ट को, जो ब्रदर जज हैं उनके, जो साथी जज थे, उनको ये अधिकार नहीं है कि स्पीकर के फैसले को वो रोकते। अगर उस दिन स्पीकर के फैसले को नहीं रोका गया होता तो ये 16 विधायक वो दल बदल के तहत निष्कासित हो गए होते और उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही होती। तो बात नैतिकता की नहीं है, ये जुर्म किया गया है। जो लोगों के वोट से लोग चुन के आते हैं उनके खिलाफ गवर्नर ने, स्पीकर ने और एक लेवल पे जाकर जो कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है उसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है। और ये सवाल जो है इसमें देखिए मजेदार बात आज लेकिन एक है कि गलती किसने की? शिंदे ग्रुप ने गलती की, भारतीय जनता पार्टी ने गलत फैसला दिया, स्पीकर ने गलत फैसला दिया, गवर्नर ने। नैतिकता किसने निभाई? केवल उद्धव ठाकरे ने। लेकिन नैतिकता निभाने की वजह से आज उनकी सरकार दोबारा बहाल नहीं हो रही है। ये इस देश के लिए एक बड़ी दुखद स्थिति है आज की तारीख में कि नैतिकता नहीं बोलेगी, जुर्म बोलेगा। ठीक है, जुर्म बोल रहा है प्रेम शुक्ला जी। नैतिकता नहीं दिखाई शिंदे गुट ने, जिस आधार पर वो मुख्यमंत्री बने वो ही इलीगल था, ये आरोप लगा रहे गुरदीप सप्पल साहब सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके। आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं विरोध कर देता हूं अपनी बात। कांग्रेस का अभ्यास हो गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट करके नाक रगड़ के माफी मांगना ये कांग्रेसियों का अभ्यास बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एकनाथ शिंदे की सरकार संवैधानिक है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो एकनाथ शिंदे को सरकार गठित करने के लिए निमंत्रण दिया, ये संवैधानिक प्रक्रिया थी। दूसरा, इनके सुभाष देसाई की जो पिटीशन थी कि इस सरकार को बर्खास्त करके उद्धव ठाकरे की सरकार को रिस्टोर कर दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि पलायनवाद पर आमादा हुए श्रीमान उद्धव ठाकरे, क्योंकि श्रीमान उद्धव ठाकरे को पता था कि उनके साथ संख्या नहीं है। अगर वो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते तो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो जाता, ये भली भांति जानते हैं। और एक बार असेंबली में कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति नहीं है कि वो किसी भी सरकार को विधानसभा में डिफीट होने के बाद या संसद में डिफीट होने के बाद किसी सरकार को प्रोटेक्ट कर ले। यह सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के बाहर की बात है। तो इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन के पास यह अधिकार है कि शिवसेना का सिंबल और शिवसेना किसकी है, यह निर्णय का डोमेन किसका है, यह इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन का क्या निर्णय है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास जो है वो असल शिवसेना है। तो अब मुझे बताइए, शिवसेना से गद्दारी करने का अपराध किसका है? उद्धव ठाकरे का है। और जिसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा उसके विरुद्ध सरकार बनाने की अनैतिकता नमक हराने किसने की? तो श्रीमान उद्धव ठाकरे ने की। तो श्रीमान उद्धव ठाकरे जो हैं वो असली दोषी हैं। और जिन लोगों ने 90 से अधिक सरकारों को विधानसभा में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त करने का दुष्कृत्य किया हो, एसआर बोम्मई की केस, जिन एसआर बोम्मई की सरकार को बर्खास्त करके इन्होंने जो है दूसरी सरकार बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद इनको जो चांटे मारे थे क्योंकि राजीव गांधी का चेहरा लालम लाल हो गया था, बूटा सिंह तक के, बूटा सिंह ने बिहार की सरकार नीतीश कुमार की जिस तरह से बर्खास्त की थी उस पर इनको किस तरह की बात। और ऐसे में 90 उदाहरण, नंबू तिरिपात की 1957 की सरकार से लेकर नीतीश कुमार की सरकार तक इन्होंने कैसे कैसे हरकतें की हैं, अगर वो बताने बैठ जाऊं तो 90 मिनट उसी में जाएगा। और गुरदीप सप्पल जो बातें कर रहे हैं ये असंवैधानिक बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में जो बातें नहीं है, चूंकि मिसकोट करके बोलना इनकी आदत हो गई है। राहुल गांधी झूठों के सरदार है और गुरदीप सिंह जो सप्पल जो है उस जो मुझे जवाब लेने दीजिएगा, जो टीम है उसके सदस्य है, तो ये तो झूठ ही बोलेंगे। सत्य की अपेक्षा करना जो है वो जो है ये करना है कि आप जुगनू से जो है सूर्य की आप जो है आप किसी प्रकार की अपेक्षा करें, ये संभव नहीं है। दीपक जी जवाब प्रेम शुक्ला जी ने बहुत सारी बातें बोल दी। पहले इन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको बहाल नहीं कर सकता। शुक्ला जी ने शायद जजमेंट पढ़ा ही नहीं, ब्रीफिंग पढ़ के आ गए व्हाट्सएप के ऊपर।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन कहा, नो कॉन्फिडेंस नहीं, वोट कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस मोशन का सामना किया होता तो आज हम उनको बहाल कर देते। यानी सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि अगर वो उस दिन हार भी गए होते तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये पलट देना था। प्रेम जी, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 10 पैरा में नहीं है, पैरा पॉइंट नहीं, अरे भाई, however the status quo cannot be restored because Shri Thakre did not face the flood। अरे आप छोड़िए ना, अरे ये राहुल गांधी के संविधान में संभव है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित भारत की संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में ये नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा अगली बार, मैं अगली बार नहीं बोलने दूंगा। आपने जितनी बातें बोली मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। बोलने दीजिए ना, दोनों तरफ से मुकाबला कर लेंगे, दोनों सशक्त हैं, दोनों सक्षम है, मुझे किसी भी पैनलिस्ट पर कोई डाउट नहीं है। आपको मैंने पूरी बात बोलिए, आपने जितनी बात बोली ठीक है। नहीं, ये तो नरसंहार करने की धमकी दे रहे बाबा, ये तो नरसंहार करने वाले लोग हैं। अरे ये तो 1948 में ब्राह्मणों का नरसंहार कर चुके, धमका रहे हैं। अब तो चुप हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट की जब डांट पड़ जाती है ना तो चुपचाप रहना चाहिए, अपने जख्म सहलाने चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आपके सरकारों को जुती आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि इल्लीगल काम किया गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला इल्लीगल काम किया स्पीकर ने। इल्लीगल काम क्या होता है? कानून सम्मत काम नहीं किया। कानून सम्मत काम नहीं किया यानी क्राइम किया। अगर आपको इतनी भाषा समझ में नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट की तो डिबेट्स में आना छोड़ दीजिए, डिबेट में मत बैठा कीजिए। मैं स्पष्ट ये बात कह रहा हूं, आज की तारीख के अंदर प्रेम शुक्ला जी, आज की तारीख के अंदर स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगली पंक्ति नहीं पढ़ी ना आपने। मालूम है आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर को अधिकार नहीं था फ्लोर टेस्ट के लिए। और आपको याद होना चाहिए जब गवर्नर ने यह आदेश दिया था दीपक जी, तो उद्धव ठाकरे जी सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि यह फ्लोर टेस्ट इलीगल है, इसको रोका जाए। उस दिन कोर्ट ने कहा आप विश्वास कीजिए, हम बैठे हैं, हम इसकी सुनवाई करेंगे। और आज सुनवाई की है, उद्धव ठाकरे जी से सहमति जताई है कि वो ठीक कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट इलीगल है। इसके पहले जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात आई थी और कोर्ट ने इंटरवीन करके स्टे दे दिया था कि स्पीकर फैसला नहीं ले सकते, तो उद्धव ठाकरे तब कोर्ट के अंदर गए थे। कोर्ट ने कहा हम स्टे कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि हम इंटरवीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में इंटरवीन नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उद्धव ठाकरे सही साबित कर दिए गए हैं। हर बात के अंदर आज उद्धव ठाकरे सही साबित हुए हैं। हर बात के अंदर बीजेपी के जो गवर्नर और बीजेपी के जो स्पीकर हैं, दोनों संवैधानिक पदों पर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि उन्होंने गैर कानूनी फैसले लिए। इस बात को लेकर माफी तो मांगनी चाहिए देश से। आप माफी भी नहीं मांगेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट की जो लताड़ है उसको जीत में साबित करेंगे। ये कौन सा आज आप दुनिया में नया परंपरा शुरू करना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी, मानिए कि एक गलती आप लोगों ने की, सत्ता हड़पने के लिए वो गलती की गई थी, और आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एक एक करके आपके जिससे कहते हैं तमाम निर्वस्त्र कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से ये पूरा इलीगल काम इस देश के अंदर किया गया था। बताइए प्रेम शुक्ला जी, इलीगल काम किया, स्पीकर का फैसला गलत था, साथ ही साथ गवर्नर का फैसला भी गलत था। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो कहा है ना कम से कम कोर्ट ने। नंगे को हर कोई नंगा लगता है, नंगे को हर कोई नंगा लगता है। नेहरू नंगे थे क्योंकि वो नंबूदिरीपाद की सरकार बहुमत होने के बाद भी जो है बर्खास्त की थी। व्यक्तिगत ना हो करें हम दोनों, आप दोनों से दिक्कत की, तो उनको नंगा कहे। इनका भी जवाब दे दूंगा। उन्होंने शुरू किया निर्वस्त्र तो लग रहा है कि उसने कपड़े पहने हैं, पूरा देश निर्वस्त्र शब्द का प्रयोग जो है उन्होंने किया। निर्वस्त्र और नंगा एक ही शब्द होता है जी, दीपक जी, निर्वस्त्र और नंगा एक ही शब्द होता है। अब इनकी हिंदी इनको नहीं आती है तो मैं हिंदी का ट्यूशन तो नहीं पढ़ाऊंगा इनको। नंगा और निर्वस्त्र एक ही शब्द होता है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक नंगे थे, तो नंगों की फौज इनकी रही है। और इसमें देखिए इस मामले में दीपक जी, आदरणीय अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि प्रेम शुक्ला जी ने मेरी बातों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन बातचीत को डिस्कोर्स को लेके जाएंगे
तो ये जिस संविधान डिस्कोर्स के सम्मत था। अंदर अब देखिए, कहीं कोई सभ्यता नहीं झलकती इनकी बातों में। अच्छा गुरदीप जी सुन लीजिए ना उनकी बात। मैंने उनको रोका था, प्लीज आप सिखा रहा हूं ना, सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए ना। मैं भारतीय आप दोनों ही करेंगे, उसके बाद मैं ब्रजमोहन जी के पास जाऊंगा, आप दोनों निपट लीजिए एक दूसरे कांग्रेसियों की वैसे भी रेंकने की आदत है। 2024 वैसे भी आने वाला है, मुझे आप दोनों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, सबकी पड़ेगी वैसे। देखिए इनकी स्थिति ये है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरा पढ़ के नहीं आए हैं, कुछ अंश पढ़ के चले आए के लिए, बड़े लोगों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, चले आए हैं, तो इनके साथ संकट है। ये नंगों के सरदारों के साथ संकट है भाई। इन नंगों की जो टीम है, इस तरह आप मुझे सही वाला अंश पढ़ के सुनाइए। अरे प्रेम शुक्ला जी, सही अंश पढ़ के सुनाइए। आप नेशनल चैनल पे बैठे हो, अत्यंत स्पष्टता से कहा है। मैं तो बता रहा हूं ना, अब आप कहा बीच में कूदे जा रहे हैं। पढ़िए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता से कहा कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने, आदरणीय राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे जी को सरकार की जो शपथ दिलाई वो पूर्णतः संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को शिवसेना माना, ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। ये सत्य है कि नहीं है, उस ऑर्डर में लिखा है कि नहीं, पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। पिद्दियों को जरा पढ़ना भी चाहिए, पिद्दियों को बिस्किट खाने के अलावा थोड़ा पढ़ने लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए, उससे ठीक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पूरे निर्णय को अगर आपने पिद्दियों ने पढ़ लिया होता तो अनायास की यहाँ वहां की बातें नहीं करते। पिद्दियों का संकट यह है कि पढ़ाई लिखाई से उनका दूर दूर तक का नाता नहीं है, और राहुल गांधी की तरह झूठ बोल के फिर नाक रगड़ के माफी मांगना शुरू कर देते हैं। तो तीसरा उन्होंने कहा कि भाई ये जो है सरकार को रिस्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पलायनवाद कर चुके थे पहले से ही। श्रीमान उद्धव ठाकरे को पता था कि उनके साथ संख्या नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं थी कि सदन को फेस कर लेते। सदन में आते उनके कपड़े और उतरते, उनके भ्रष्टाचार के सारे मामले और सामने आते, उनकी अराजकता के और मामले सामने आते। तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो फ्लोर पर बहस करने की स्थिति में कभी आया ही नहीं, ठीक है, तो सदन में आया ही नहीं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आप जवाब ले लेते हैं। बाद वहां सरकार को स्थापित करना, इसका जवाब गुरदीप सिंह मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं आपसे, ये पूछता हूं कि भाई उद्धव ठाकरे जी तो जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में, संसदीय राजनीति में कभी रहे नहीं, क्या नियम कानून होते हैं आपसे और शरद पवार जी से बेहतर तो कोई नहीं जानता था ना। तो आप उनको कहते हैं कि इस्तीफा न दीजिए उद्धव जी, वैकेंसी हो जाएगी तो नए मुख्यमंत्री के शपथ के लिए बुलाया जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। दीपक जी, पहले तो ये समझिए कि मैं गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैंने दोनों से कहा कर रहे हैं, निंदा करता हूं। एक मिनट मैं निंदा करता हूं। नंगा कहा, एक मिनट भाई, गाली दे रहा तो कांग्रेस का अरे भाई कामकाज है। एक मिनट हो जाइए ना, गाली देती है सोनिया गांधी, गाली देते हैं गुरदीप सिंह, क्योंकि आप मुद्दे पे गालीबाजी आपका धंधा है भाई। दो सवाल हैं, आप दो सवाल हैं, तो बोले जा रहे थे, आपने सवाल उठाए। सप्पल जी, अरे भाई आपका लेवल वो है, मैं उस लेवल पे नहीं उतर सकता। आपने जजमेंट का ऑर्डर पढ़ा है ठीक से, देख सुन लीजिए, ऑर्डर पढ़ा है ठीक से। हाँ, अब सुनिए, उसी पे आ रहा हूँ, ऑर्डर पढ़ उसी पे आ रहा हूँ, ये सत्य है कि नहीं है कि इस्तीफा देकर भाग गए उद्धव ठाकरे, उसी पे आ रहा हूँ। दीपक जी चुप कीजिए इनको, तो मैं इनकी बात का जवाब दूं। प्रेम शुक्ला जी, मैं गुरदीप जी का एक सवाल फिर मेरे पास, ब्रजमोहन जी भी है, डीके दुबे जी भी है। गुरदीप जी प्लीज, आपके दर्शक जो हैं, टेस्ट उनको करा रहा हूँ। अरे भाई लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों एक दूसरे के बीच में ना बोलिए। मैं प्रेम शुक्ला जी आपको भी कह रहा हूँ, गुरदीप जी को भी कह रहा हूँ, दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बढ़िया बहस कर रहे हैं आप लोग, दोनों अच्छे तर्क रखते हैं, प्लीज मुझे गुरदीप जी अपनी बात कहिए। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा, फिर ब्रजमोहन जी के पास और डीके दुबे जी के पास, और फिर किशोर तिवारी जी के पास, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने एक नई मांग कर दी। प्रेम शुक्ला जी दीपक जी बार बार कह रहे हैं कि जजमेंट क्या है। प्रेम शुक्ला जी ध्यान से सुनिएगा, जजमेंट के पहला पैरा में बोला गया कि जो स्पीकर को हटाने के प्रावधान पे कंट्रोवर्सी उठी उसको 7 जजेस की बेंच को सौंपा जाएगा। दूसरे वाले में बोला गया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन को कोर्ट ने स्टे कर दिया था, सामान्यतः कोर्ट को वो अधिकार नहीं है, स्पीकर को यह अधिकार है डिस्क्वालिफिकेशन को तय करने का, इसलिए वो चीज गलत थी। तीसरे पैरा में उसने बोला कि अगर किसी के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन है वो विधायक फिर भी वोटिंग में हिस्सा ले सकता है, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकता है। चौथे में यह बोला है कि स्पीकर ने जो व्हिप नियुक्त किया था शिंदे ग्रुप का वो गैर कानूनी था, वो गलत था। पांचवें में उसने बोला है कि स्पीकर को, इलेक्शन कमीशन को अलग अलग अधिकार हैं सदन के अंदर और राजनीतिक दल के बारे में फैसला लेने के लिए।
छठे में उन्होंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन को यह उम्मीद करती है सुप्रीम कोर्ट कि वो सारे सर्कमस्टेंसेस और सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सिंबल को लेकर फैसला लेंगे। यह नहीं बोला कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला ठीक लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन यह काम करेगा। अगले उसमें बोला है कि स्प्लिट अगर किसी पार्टी के अंदर होता है तो गवर्नर को उससे कोई मतलब नहीं, स्पीकर को उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी के अंदर स्प्लिट, स्पीकर को उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी के अंदर स्प्लिट अलग चीज होती है, सदन के अंदर अलग बात होती है। अगले में उन्होंने बोला कि गवर्नर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाकर गलत किया, उनको यह अधिकार नहीं था, उनके पास इसके कारण नहीं थे। और यह बोला कि अगर उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज उनकी सरकार बहाल हो गई थी। और चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था इसलिए गवर्नर ने शिंदे जी को बुला के गलत नहीं किया। इसके पहले तमाम बातें गलत बोली हैं, ये बोला है जजमेंट। आप जजमेंट को क्वेश्चन मत कीजिए, आप अपना तर्क रखिए। अब आ जाइए बात, दीपक जी आपने जो सवाल पूछा था, देखिए दीपक जी, जो स्ट्रेटेजी बनती है, जो स्ट्रेटेजी बनती, अरे आप पूरी देखो, मैंने तो कोई आप पे आक्षेप नहीं किया, अभी तो मैंने बड़े तरीके से बात बोली ना। सुनिए, दीपक जी ने एक सवाल पूछा कि उद्धव जी को सलाह क्यों दी गई। दीपक जी बेपर्दा करना भी आवश्यक है। खत्म कर रहे जजमेंट आपके। दीपक जी, चूंकि कोई भी सलाह, कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है नियम कानून के तहत बनती है। इस देश में दल बदल कानून है, इस देश में यह कानून है कि विप का फैसला कौन लेगा, इस देश के अंदर यह कानून था कि फ्लोर टेस्ट कैसे होगा। अब जो सत्ता में बैठे लोग थे, गवर्नर हो, स्पीकर हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हर कानून का उल्लंघन करते गए, तो स्ट्रेटेजी क्या बनेगी। कोई भी गेम नियमों के तहत खेला जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इस खेल के आपने सब नियमों का उल्लंघन किया है, यही आज का फैसला है और यह फैसला बीजेपी को सुनना चाहिए। और जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं झूठों की बात, अब सवाल यह है दीपक जी, जजमेंट की कॉपी आपके पास है, आपका पूरा प्रोडक्शन टीम पीछे है। मेरा दावा है कि मैंने जितने पॉइंट गिनाए हैं, एक को भी इस चैनल पे आप अभी इस शो पे गलत साबित कीजिए तो मैं अपने को विड्रॉ करूंगा, आज के बाद टीवी पे नहीं आऊंगा। ये बताएं कि कौन सा पॉइंट मैंने गलत बोला है, आप बताइए। आप तो निष्पक्ष जज हैं, एंकर हैं। मैं जज नहीं हूं सर, लेके बैठे हैं। जज नहीं हूं भैया, इस जजमेंट खाली सवाल पूछता हूं, मैं सवाल पूछता हूं, मैं जज नहीं हूं। दीपक जी, नहीं जज मत बनाइए, सवाल नहीं पूछेंगे, जज बहुत बड़ा आप ये बताइए जी, जवाब दीजिए क्या गलत कहा उन्होंने, बताइए अब तक के आधार पर। दीपक जी, आपकी प्रोडक्शन टीम आपको बताए, पीछे बैठ के ये बताइए कि कौन सी बात मैंने झूठ बोली है। अब इनकी बात आपने सुनी ना, अब मेरी बात भी सुनिए। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, गाली नहीं, कि भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे की सरकार को सरकार बनाने का जो निमंत्रण दिया वो संवैधानिक था, ये सही है कि नहीं है। गुरदीप सिंह सप्पल जरा पता लगा लीजिएगा सही कहा है कि नहीं, जजमेंट में मेंशन है कि नहीं है। संवैधानिक नहीं बोला, पार्टी संवैधानिक नहीं बोला, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को है, ये सही है कि नहीं है, ये सही है। देखिए मेरे बीच बोल रहे हैं दीपक जी। अच्छा गुरदीप जी सुन लीजिए ना, मैं थोड़ा आगे भी बढ़ूंगा, नहीं तो चलता ही रहेगा। प्रेम भाई बोलिए। दशा क्या है, संविधान सम्मत है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्होंने कोई भी ये भी नहीं बोला, नहीं तोड़ा है, ये भी नहीं बोला। आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे की सरकार को शपथ दिलाया, ये कितना झूठ बोलेंगे भाई, ये भी नहीं बोला। संवैधानिक है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है, ये कहा है, ये जजमेंट में कहा है। ये कुछ नहीं बोला, ने नहीं पढ़ पाएंगे तो पिद्दियों की समस्या है। गवर्नर वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन, ये जजमेंट में है, पिद्दी कृपा पढ़ ले, पिद्दी पढ़ के सुना रहा हूं जजमेंट, ये जजमेंट में है कि पढ़ के सुनाता हूं, एकनाथ शिंदे की सरकार जजमेंट में, आप निकाल के देख लीजिए, जजमेंट में है। मैं सुना रहा हूं, देखिए ये मेरी बातों को अब आप जो है सुना रहा हूं क्या है। अब फिर मैं इनके बीच में लगातार मेरे बीच में बोलना भी है। दीपक जी अच्छा गुरदीप जी, उनको खत्म कर लेने दीजिए बात, और मैं दोनों का बीच बचाव करते रह जाऊंगा। मन मेरा कर रहा है कि पूरी रोटी मैं खा जाऊंगा। नहीं, ये तरीका क्या है, मैंने आपकी बात मान ली, ये कांग्रेस के पिद्दी क्यों लगातार मेरे बीच बोल रहे हैं। प्लीज गुरदीप जी सुन लेते हैं ना, उनको खत्म करने देते हैं। मुझे ब्रजमोहन जी और डीके दुबे जी के पास जाना है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं उकसावे में नहीं आता, आप जो गाली देखो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, अब फिर देखिए पिद्दी चिल्लाने लगे। पिद्दियों का संकट यही है, ये तर्क सम्मत बात ही नहीं करते, गाली देते रहिए, झूठ बोलेंगे और फिर आपके बीच बोलेंगे लगातार। पिद्दियों का संकट, हम गाली नहीं देते, गाली देने का ठेका जो है राहुल विंची के पास है,
वो इटली वाले गालियां बकते हैं, हम भारतीय संस्कृत संस्कार वाले। मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके शो में ऐसी भाषा का प्रयोग प्लीज मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गालियां देने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियांक खड़गे हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका वड्रा है, ये गालियां देने के लिए ही है। आपके पास गालियां देने वालों की फौज है, हम गालियां नहीं देते जी, हमको आवश्यकता नहीं गालियां देने की। ठीक है, आप चलिए मैं बाहर निकल रहा हूँ, आप दोनों की तू मैं से बाहर निकल रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपने अपनी अपनी तरफ से तर्क रख दिए। अब मैं ब्रजमोहन जी के पास जाता हूँ। ब्रजमोहन जी, आदित्य ठाकरे ने एक नई बात कही है, सिंपल को बोलने दिया, मेरे को नहीं बोलने दे रहे। ना ऐसा नहीं कर सकता मैं। आप बोलिए अपनी बात खत्म करिए। गुरदीप जी प्लीज खत्म करने दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी के बारे में, सिंबल के बारे में निर्णय लेने का अधिकार जो है, ये इलेक्शन कमीशन का, जिसको चैलेंज किया था शिवसेना ने कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है, उस अधिकार उसके इस चुनौती को जो है नकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह है कि नहीं ऑर्डर में, इसके अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब पार्टी जो है एकनाथ शिंदे की है, तो श्रीमान आदित्य ठाकरे जो एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोल रहे हैं तो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। अब व्हिप नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? जिसकी पार्टी है। तो अब व्हिप नियुक्त करने का अधिकार किसका हुआ? एकनाथ शिंदे का हुआ। अब उस व्हिप जारी करने का अधिकार किसका हुआ? एकनाथ शिंदे का हुआ। तो अब तो पार्टी ही नहीं है, तो जो शिवसेना के विधायक जो श्रीमान उद्धव ठाकरे के साथ है वो सारे अवैधानिक हैं। और जहां तक अभी आदित्य ठाकरे कह रहे थे नैतिकता की बात कि एकनाथ शिंदे को त्यागपत्र देना चाहिए, तो अगर जो है हमारे साथ चुनाव लड़े थे, भाजपा के साथ शिवसेना चुनाव लड़ी थी और उनको अलग सरकार बनानी थी, तो उद्धव ठाकरे को सबका इस्तीफा दिलवाना चाहिए था, चुनाव करवाना चाहिए था, क्यों नहीं करवाया? तो आपकी अनैतिकता जो है उसको नैतिकता मान ली जाए। कांग्रेस के साथ आप अनैतिकता करें, जिस कांग्रेस के बारे में श्रीमंत बाला साहब ठाकरे कहते थे कि कांग्रेस, मैं शिवसेना को अपनी दुकान नहीं बनने दूंगा और अगर वो दुकान बनना चाहिए तो बंद कर दूंगा, तो उनकी दुकान को तो बाला साहब ठाकरे के विचारों ने बंद करवा ही दिया है। अब उद्धव ठाकरे को अपनी सदस्यता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये इस जजमेंट का परिणाम है। ठीक है, मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के चलता हूं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या आप भी आदित्य ठाकरे की बात का समझ? मैं आऊंगा गुरदीप जी, 2 मिनट रुक जाइए, बाकी गेस्ट के साथ अन्याय होगा मैं अगर दोनों को बोलते रहने दिया। मुझे बताइए ब्रजमोहन जी, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे और चुनाव में जाए, क्या आपकी पार्टी भी ये बात कहती है? आप समर्थन करते हैं आदित्य ठाकरे ने जो कहा? देखिए, ये बात तो आदरणीय शरद पवार जी ने 19 फरवरी 2023 को भी कही थी, जिस दिन शिवसेना के पक्ष में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिंबल को लेकर अपना फैसला सुनाया था। उसी दिन पवार साहब ने कहा था कि अब इस पूरे मुद्दे को हम यहाँ पे रोककर हम जनता के बीच में जाएं। उसका सीधा मतलब ये था कि हम अपनी तैयारी करें। आदरणीय आदित्य ठाकरे जी ने कहा जरूर है, लेकिन वो नैतिकता की बात किससे कर रहे हैं ये उनको खुद को समझना चाहिए। शायद नैतिकता की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को और एकनाथ शिंदे साहब को तो है ही नहीं, तो इसलिए उनसे नैतिकता की अपेक्षा रखना तो मैं सोचता हूँ पूरी तौर से गलत होगा। देखिए, आज का ये जो मुद्दा है, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये इस देश के ऐतिहासिक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि लगातार विपक्ष की सारी पार्टियां, जिसमें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी प्रमुखता से है, हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में जो वर्तमान सरकार ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को ठीक ढंग से काम नहीं करने दे रही। इसका आज सबसे बड़ा फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। 2 आदेश हुए आज, एक दिल्ली को लेकर और एक महाराष्ट्र को लेकर। दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं ने, जैसे कि उन्होंने गवर्नर साहब के कार्यालय के ऊपर गवर्नर साहब पे उंगली उठाई है, इसी प्रकार से उन्होंने जो केंद्र सरकार ने 2015 में फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार के लिए, उसको उन्होंने पूरी तौर से नकारा है। तो हम लोगों का जो आरोप है पहले दिन से कि वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार है, ये पूरी तौर से कानून की, संविधान की और संवैधानिक संस्थाओं की पूरी तौर से अनदेखी कर रही है और उनको इन्होंने हाईजैक कर रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात को तय कर दिया। ठीक है, डीके दुबे जी के पास चलता हूं। डीके दुबे जी, जहां तक मैं जानता हूं, डीके दुबे जी खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, LLB उन्होंने पढ़ा हुआ है और कई साल से इसका अभ्यास कर रहे हैं। क्या ब्रजमोहन जी की सुप्रीम कोर्ट के आज के दोनों फैसलों के इंटरप्रिटेशन सही है कि सरकारें जानबूझकर बुलडोज कर रही हैं उन राज्य सरकारों को जो विपक्ष की हैं, चाहे वो आप मुंबई में उद्धव ठाकरे सरकार की बात ले लीजिए या अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश आया है उसकी बात लेके? डीके दुबे जी, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में जानना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के जजमेंट को 2 जो
बातें हैं उनके संदर्भ में देखना चाहिए। पहली बात जहां से शुरू होती है कि वो जो 16 विधायक थे, उन 16 विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है। अब वो डिस्क्वालिफिकेशन नवाब रबिया पर डिपेंड करता है। अगर उद्धव ठाकरे जी को रीस्टोर करना है तो नवाब रबिया को डिसाइड करना पड़ेगा, और नवाब रबिया को डिसाइड करे बगैर किसी भी हालत में उद्धव ठाकरे को रीस्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि नवाब रबिया में रीस्टोर किया गया था और वो रीस्टोरेशन से सुप्रीम कोर्ट खुद असहमत दिखाई दे रहा है, इसलिए उसने 7 जजों की बेंच में भेजा। जहां तक बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम रिस्टोर कर देंगे, ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा इस मामले में कि रिस्टोर करने की जो एप्लीकेशन आई है उसको हम तब कंसीडर करते जब इन्होंने इस्तीफा न दिया होता, तो फिर रिस्टोरेशन की पावर हमारे पास है, ये नवाब रबिया डिसाइड कर चुका है, तो हम तभी सुनेंगे जब ये इस्तीफा न दिए होते। इसलिए रिस्टोर कर देंगे या कर देते, ये मुझे लगता है कि दूसरे संदर्भ में जाना चाहिए। तीसरी बात जो आती है वो ये आती है कि जो मुख्य मुद्दा है वो है पार्टी के इंटरनल कन्फ्लिक्ट का, और उस समय भी उद्धव ठाकरे जी और शिंदे जी दोनों ही क्लेम कर रहे थे कि ओरिजिनल शिवसेना हम हैं। अगर आप चले जाएंगे चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग में उस समय डिस्प्यूट गया था कि असली कौन है, चुनाव आयोग ने डिसाइड कर दिया कि असली कौन है। अब असली कौन है उस संदर्भ में अगर जजमेंट को पढ़ेंगे तो फिर साफ समझ में आ जाएगा कि व्हिप कौन जारी कर सकता था, व्हिप किसके हाथ में थी। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे के पूरे सिनेरियो को नवाब रबिया जो 7 जजों पर बैठ गया है उसके साथ डिसाइड करिए, तो फिर इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। अदरवाइज कोर्ट ने यह कहा कि एक लाइन में वो इंटरप्रिटेशन अगर करेंगे तो वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ही होंगे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इसलिए ये जहां पर संविधान साइलेंट होता है, जहां पर स्टैट्यूट साइलेंट होता है, वहां पर ऐसे इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। जिस समय वो डिसाइड हो जाता है उस समय उस पर हम चलने लगते हैं। यही दिल्ली के मामले में हुआ। दिल्ली के मामले में अगर आप कहेंगे तो फिर पुराना 7 जजों की बेंच का एक जजमेंट है जो अभी पेंडिंग था, और जिस समय आखिरी दिन की हियरिंग हुई थी उस समय तुषार मेहता साहब ने कहा था वी हैविंग सम रिजर्वेशंस, मेरे पास एक केस है, रेफरेंस है, वो रेफरेंस देखिए। वो रेफरेंस रखा गया था, उस रेफरेंस पर मुझे लगता है कि अभी फिर से उस पर रिव्यू जाएगा। दूसरी बात यह है कि दिल्ली अर्ध शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सरकार बनी हो उसमें इस प्रकार की इंटरप्रिटेशनों की आवश्यकता है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तो उन्होंने कहा कि 3 विषय आपके पास रहेंगे, बाकी विषय आपके पास रहेंगे। यानी कि एक्सक्लूसिव पावर ना ही राज्य सरकार को दी और ना ही एलजी को दी। एलजी से कहा कि लैंड आपके पास है, और जो लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, यानी कि पुलिस प्रशासन आपके पास है, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि पब्लिक ऑर्डर आपके पास है। अब आप पब्लिक ऑर्डर को जब डिफाइन करेंगे ना तो अभी फिर विवाद शुरू होगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर सबको ले आता है। अब सब कुछ अगर पब्लिक ऑर्डर, मतलब एलजी के पास पावर आ गई पब्लिक ऑर्डर की, तो फिर आप समझ लीजिए केवल ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर आपको मिल गई है एक्स्ट्रा, बाकी कोई पावर नहीं मिली, बाकी सब पब्लिक ऑर्डर में चला आएगा, लॉ एंड ऑर्डर में चला आएगा। इसलिए अभी फिर से क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करती हैं, नो डाउट, और करना भी चाहिए, वो पॉलिटिक्स करने के लिए आए। लेकिन अगर कानून के संदर्भ में आप उसको देखेंगे तो उसका ब्रॉड इंटरप्रिटेशन आता है। ठीक है, मैं सीधे यहां से किशोर तिवारी के पास चलता हूं और मैं चाहता हूं दुबे जी आप इस तर्क को सुने। किशोर तिवारी जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट सब कह रही है कि ये भी इलीगल है, वो भी इलीगल है, ये भी इलीगल है, तो मुझे बताइए आप फिर तो उसको उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बना देना था। ये शर्त ही नहीं लगानी थी कि क्या कि आपने इस्तीफा दे दिया इसलिए एकनाथ शिंदे बन गए। अब वो तो आप तो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे गलत बने, इलीगली बने, तो सुप्रीम कोर्ट को हटा देना चाहिए था, ये कह के उनको। क्यों पर किशोर जी? दीपक चौरसिया, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, हमको 70% तो हमको ही बताया कि आपके ही फेवर में है, और आखिरी में कह दिया कि भाई चुनाव आयोग ये करेगा, स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा, और 7 बेंच के पास तो वो। अरे सर, लड्डू तो उनको मिल गए, एकनाथ शिंदे को, आपके हाथ में तो मिठाई का खाली डब्बा है इस पूरे जजमेंट में। पैनल को दिखाइए प्लीज, है कि नहीं मिठाई का खाली डब्बा आपके हाथ में किशोर तिवारी जी? बस देखने को ही है कि मिठाई का खाली डब्बा आपके हाथ में। दीपक जी, गुरु जी ने बात तो बहुत पतंग भी नहीं बची, वो बात तो उन्होंने स्पष्ट बताई कि वो डब्बे में नैतिकता है, नैतिकता है, प्रामाणिकता है, निष्ठा है, और वही डब्बा लेके हम जाएंगे कि हमने नैतिकता लेके आए हैं, प्रामाणिकता लेके आए हैं। अब प्रेम शुक्ला जी आज कुछ अलग ही मूड में दिख रहे और इतने खफा हुए वाले नजर आ रहे।
तो मुझे भी लगता है कि हम जनता में जाएंगे। एक मैं प्रेम शुक्ला जी की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उन्होंने कहा कि जब हमने बीजेपी से अलायंस किया था तो हमने जब कांग्रेस के साथ सत्ता बनाई तो हमने राजीनामा देना था, वो हमसे गलती हुई, ये उद्धव जी ने कई बार कहा। अब हम जनता में जा रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, अब हम जनता में जा रहे हैं यही इससे बताने के लिए कि हमको बीजेपी से ऐसी ट्रीटमेंट मिली है और हमारी पार्टी को तोड़ा गया। अब कौन गलत कौन ठीक ये जनता तय करेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जैसा माहौल और जैसा सैलाब अभी उद्धव जी के साथ है तो मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी के अच्छे दिन तो आ रहे हैं। अभी तो 13 तारीख को ही आपको नर्वस होना पड़ेगा, तो 24 की तैयारी के लिए हम लग गए हैं। हाँ, हमें वो रिस्टोर भी करते तो भी हम रिस्टोर होने वाले नहीं थे, हमने तो तय कर लिया है। मतलब आपको पता था कि रिस्टोर तो करेंगे नहीं, आप खाली डब्बा लेके ही घुसते। अरे भाई मैं बताओ, हमने जनता में जाना तय कर लिया। अच्छा, जाना था पूरे यूनिटी ऑफ इंडेक्स बिल्कुल 10% बना के जाना है। हाँ, ठीक है। परमेश्वर जी बताइए, जनता में जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बस अब तो हवा है, क्योंकि मिठाई का खाली डब्बा जो उसके हाथ में है उनमें नैतिकता भरी हुई है। दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि जो विधायकों को अपात्र करने का अधिकार है वो विधानसभा के अध्यक्ष का है, और जो आप सब हम जानते हैं संविधान में लिखा हुआ है, संवैधानिक बात है। तो ये जो बोल रहे हैं उनके हाथ में लड्डू या हमारे हाथ में नैतिकता है, तो नैतिकता की बात करेंगे तो आपको मालूम है जब ये एक उंगली सामने करते हैं ना तो 3 उंगलियां इनके पास, 4 उंगली इनके पास जाती है। नैतिकता की बात करने की क्षमता इनके पास है नहीं है। नैतिकता हम जैसे नीचे के लोग जमीन से जुड़ के जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ना, हमको पता है यहाँ पे क्या नैतिकता है इनके पास और क्या नैतिकता नहीं है। हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब है वो कभी किसी से लेते नहीं, देने वाले हैं, और जब ये आरोप करेंगे खोखे का तो हम लोग इनको साबित करके दिखाएंगे कि खोखा कौन लेता है। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं और जानबूझकर नैतिकता कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ईश्वर का, वो एक हमारे को ईश्वर का एक आशीर्वाद है और सत्य का विजय है। सुप्रीम कोर्ट ने परफेक्ट डिसीजन दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरदीप जी बताइए, डीके दुबे साहब ने पूरा इंटरप्रिटेशन समझा दिया। गुरदीप जी, क्या खबर को देखने का एक नजरिया जो डीके दुबे साहब का था, क्या वो सही नहीं है? डीके दुबे साहब को दिखाना प्लीज। हाँ, मैंने सुना दुबे साहब को, बहुत ध्यान से सुना। बात इंटरप्रिटेशन की है ही नहीं दीपक जी। अंग्रेजी में जजमेंट में क्या लिखा है, पैरा 4 के अंदर, द डिसीजन ऑफ स्पीकर डेटेड 3 जुलाई 22 इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी उस दिन स्पीकर ने जो फैसला लिया है वो कानून के खिलाफ है। इससे स्पष्ट भाषा सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं करता है, इसमें इंटरप्रिटेशन की बात ही नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा, However, status quo ante cannot be restored because Mr. Thackeray did not face the floor test. Cannot, would not नहीं बोला है। Cannot का मतलब है कि अगर नहीं किया होता तो हम आज उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना देते। ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके बहुत सारे सहयोगियों की तरफ से एक कंफ्यूजन जनता में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अपने घावों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो गलत है। कॉन्ट्रेरी टू लॉ मतलब दुबे साहब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के खिलाफ फैसला लिया गया था। गवर्नर वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग अपॉन मिस्टर ठाकरे। गवर्नर 11 पॉइंट जस्टिफाइड नहीं। मैं पूछ रहा हूं, आपने 11 पॉइंट पढ़े, जजमेंट पढ़ा है? नहीं, जजमेंट पढ़िए ना, उसकी रीजनिंग। जजमेंट का मतलब होता है रेशियो ऑफ द जजमेंट, उसकी जो रीजनिंग है वो पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं। मैं पूरा जजमेंट पढ़ के बैठा हूं, मेरे को ऐसा नहीं। आप मुझे बताइए, जो इस पे मुझे बताइए, जो उन्होंने बोला है कि स्पीकर डिसीजन वाज कॉन्ट्ररी टू लॉ, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन? दो विषय स्पीकर के हैं यहाँ पर। बाकी ऐसा है, मेरी बात समझिए, जो गवर्नर के हैं वो 2 विषय, और स्पीकर के विषय में बात करते हैं तो सबसे पहले स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्वेश्चन है, वो नवाब रबिया में है, और नवाब रबिया को भेज दिया है 7 जजों की बेंच में। आपको याद है? सुनिए, स्पीकर की बात भी बता देता हूं। जिस समय नवाब रबिया जिस समय ये केस शुरू हुआ था, जो बात मैंने बोली वो सही है, इसको 7 जजों की बेंच भेजना है कि नहीं भेजना है।
तब सुप्रीम कोर्ट ने समय लिया और समय लेकर यह कहा था कि हम इसको 7 जजों की बेंच में भेजने से पहले इसके फैक्ट चेक करना चाहते हैं, एक बार इसके फैक्टों पर आ जाए तब हम इसको डिसाइड करेंगे कि 7 जजों को भेजना कि नहीं भेजना, क्योंकि पूरा इशू ही वहां से शुरू होता है जो 16 विधायकों का है। और 16 विधायकों के इशू पर जब तक नवाब रबिया पलटेगा नहीं, 7 जजों के बेंच में जाएगा नहीं और 7 जज ये नहीं कह देंगे कि नवाब रबिया करेक्ट है, तब तक वो 16 विधायकों की जो स्टेटस है उसको लेकर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का स्टेटस डिसाइड नहीं होगा। और डिप्टी स्पीकर का स्टेटस जब तक डिसाइड नहीं होता उसका डिसीजन कैसे आ जाएगा, आप मुझे बताइए। और नहीं तो इसको नवाब रबिया को 7 जजों को भेजना ही नहीं था। अगर नवाब रबिया के जजमेंट को यहां पर मान लिया गया होता तो 7 जज भेजने की जरूरत क्या थी, उसी के आधार पर जजमेंट करते थे। इसलिए ये अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो उसके अम्ब्रेला में पढ़िए कि नवाब रबिया क्या कहता है और वो क्यों 7 जजों की बेंच भेज दिया गया, तब आप उसका इंटरप्रिटेशन सही से कर पाएंगे। ठीक है, जवाब लेते हैं दुबे जी सफल से जवाब लेते हैं। वैलिड पॉइंट। दीपक जी 10 सेकंड ले लीजिए। गवर्नर की जहां तक बात आती है तो गवर्नर के 2 ऑर्डर हैं। एक तो उसने फ्लोर टेस्ट के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि भाई जो आपस का उनका झगड़ा है उसमें फ्लोर टेस्ट का आपको नहीं करना था या नहीं अधिकार है। लेकिन दोबारा जब उन्होंने कहा कि जिस समय बुलाया गया है शपथ के लिए और सरकार नहीं गठित की गई वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको अभी कहीं क्वेश्चन में खड़ा कर देता। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड करना। और जिस समय सरकार की वैलिडिटी डिसाइड कर दी है इसका मतलब यह हो गया कि गवर्नर का जो डिसीजन है वो परफेक्ट है। जब आप पूरा रीजनिंग उसकी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी तो पूरी रीजनिंग आपको जजमेंट मिल गया क्या पूरा? दीपक जी अभी वो 11 पॉइंट जो उन्होंने एबीसीडी करके किए थे उसके नोट्स आए हैं। दीपक जी जवाब लीजिए। हाँ ठीक है, गुरदीप जी बोलिए। दीपक जी जवाब लीजिए। एक तो दीपक जी पहले तो दुबे साहब जजमेंट पूरा अवेलेबल है, पूरा पढ़ लिया। अब नवाब रेबिया केस, दीपक जी हुआ क्या था, नवाब रेबिया केस में एक जजमेंट आया था जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होने के लिए उसके खिलाफ स्पीकर को पिटीशन दी गई है तो वो व्यक्ति स्पीकर को हटाने की पिटीशन दे देता है। यानी अगर आप किसी के खिलाफ केस लेके जाए, किसी क्रिमिनल के खिलाफ कोर्ट के अंदर कि साहब ये केस इसने क्राइम किया है इसको सजा दीजिए, तो क्रिमिनल ये बोले कि नहीं मैं तो पहले जज को हटा दूंगा। अब जज हट जाएगा तो फैसला कौन देगा? ये बड़ी अजीब सी स्थिति इस देश के अंदर पैदा हो गई थी नवाब रेबिया केस से। तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अगर हमेशा ये होगा कि अगर आप किसी को दल बदल के तहत डिस्क्वालीफाई करने के लिए स्पीकर को बोलो और वो लोग स्पीकर को ही हटाने की पिटीशन दे दे तो दल बदल कानून तो हमेशा के लिए भोतरा हो गया, उस पर कभी काम नहीं होगा। ये एक गड़बड़ पैदा हो गई थी नवाब रेबिया केस पे, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 बेंच, अरे पूरी बात करने दीजिए ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज रेफर किया है 7 जजेस की बेंच को कि एक जिमोमो केस में फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, एक दमाम केस में था। इस दोनों फैसले को देखकर 7 जजेस की बेंच अब एक फैसला फ्यूचर के लिए ले। ये एक बात। 16 लोगों की जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात थी उसको लेकर शिंदे ग्रुप कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने स्पीकर के ऊपर स्टे लगा दिया कि आप इनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये अलग मुद्दा है। इसको लेकर पैरा 2 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। यानी कि अगर उस दिन कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती तो ये 16 लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का दल बदल कानून के तहत बर्खास्त करने का अधिकार स्पीकर को था। ठीक है, अब सुनिए, अब स्पीकर जो आज का बैठा हुआ है उसको पावर देने की बात कही गई कि जो स्पीकर बैठा हुआ है उसको हम नहीं डिसाइड करेंगे, लेट इट डिसाइडेड बाय द स्पीकर। तो 16 की जो मेंबरशिप की बात है वो आज का स्पीकर डिसाइड करेगा। स्पीकर को ये पावर दी गई है। उस समय के स्पीकर तो डिस्प्यूटेड थे, तभी तो नवाब रबिया 7 जजों को भेजा है। अगर उस समय का डिप्टी स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन खुद की क्वेश्चन ना होती तो फिर नवाब रबिया को 7 जजों को क्यों भेजा गया है? स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन को भेजा गया है। सर मैं यही कह रहा हूं, स्पीकर की डिस्क्वालिफिकेशन की तो बात है, तभी तो 16 होल्ड किया है। देखिए आपको लगा कि आप कहीं भी घुमा के बातचीत को घुमा जाएंगे दुबे साहब। सच ये है कि मैं आपको बड़ा स्पष्ट कानून बता रहा हूं। स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन को नवाब रेबिया केस को रेफर किया बड़ी बेंच को
और जो अब आप मुझे डिस्क्वालिफिकेशन है उसके बारे में स्पष्ट रूप से कोर्ट ने बोला कि कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। खैर 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं, मुझे यही रुकना पड़ेगा। माफी चाहूंगा डीके दुबे साहब, गुरदीप भाई, प्रेम जी, परमेश्वर साहब, किशोर जी और साथ ही साथ ब्रजमोहन जी, क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि जब पॉलिटिकल पार्टी नैतिकता की बात करती है ना, वोट बोलती है नैतिकता के तकाजे पर हम सही हैं, तो मुझे कभी कभी हंसने और मुस्कुराने का मन करता है। Z News.